Good morning and hello everybody. Welcome in Observer IAS प्लेटफॉर्म. इंडियन हिस्ट्री के मेंस के क्लास में पुनः एक नए टॉपिक्स के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं. क्योंकि इस बार हमारे एग्ज़ाम का मेन फोकस है बीपीएससी. तो बीपीएससी से जुड़े हुई एक पर्सनालिटी को लेते हैं, जेपी के बारे में. लगातार कई सालों से नेहरू जी और गांधी जी के बाद कुछ नए सवाल बन रहे हैं, जैसे टैगोर, जैसे राम मनोहर लोहिया. अब दो शख्स और बचे हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राजेंद्र प्रसाद. तो अगर सवाल बनता है ऑप्शनल पेपर में तो कैसे बनेगा उसकी चर्चा करते हैं. तो जेपी को एस्टिमेट करना है. पूछेंगे कि जेपी का रोल क्या है बिफोर इंडिपेंडेंट एंड आफ्टर इंडिपेंडेंट. भारत के पूरे इतिहास में जेपी ऐसे इकलौते शख्स हैं जिन्होंने आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद दोनों अर्थों में मेजर रोल प्ले किया. कई मायनों में बिहार के खारखस इतिहास में दर्ज है कि जेपी का रोल पोस्ट इंडिपेंडेंट में ज़्यादा रहा. तो अब अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम कैसे लिखेंगे. तो सबसे पहले इन सब का मैटर आपके पास लिखा पहुंच जाएगा. उसमें से जो मेन पॉइंट्स है जो हम आपको समझाएंगे वो कैसे समझाएंगे या आपको कैसे समझना है वो बातें अब हम आपके सामने रख रहे हैं. प्रश्न है कि बिफोर इंडिपेंडेंट एंड आफ्टर इंडिपेंडेंट जेपी का क्या रोल रहा. तो सबसे पहले बात करते हैं बिफोर इंडिपेंडेंट पार्टी में कैसा रहा. भारत की राष्ट्रीय राजनीति में जेपी की एंट्री 1929 में होती है. वो नेहरू जी और कांग्रेस के सक्रियता में भाग लेते हैं और गांधी जी के कहने पर पार्टी के विदेश विभाग मतलब फॉरेन डिपार्टमेंट के वो हेड बन जाते हैं. 1935 के आसपास वो एक पार्टी बनाते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी. एक आइडियोलॉजी है, जैसे गांधीवाद है, जिस तरह समाजवाद है, साम्यवाद है, उसी तरह सोशलिज्म को वो फैलाते हैं. अब यहाँ पर वर्ड सोशलिज्म क्या है. उनका कहना है कि सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो बात करता है सबको रोटी, सबको कपड़ा, सबको मकान. ये बात करता है कि सरकार हर सेक्टर में एंट्री मारेगी और कोई भेदभाव, जात पात, छुआछूत नहीं होगा. समाज में बराबरी रहेगा, जातिवाद का असर खत्म होगा. तो विचारधारा बहुत अच्छी होती है और विचारधारा से लोग पॉपुलर भी होते हैं. इसी जेपी ने ही 1937 में एक गठबंधन बनाया जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी का एक कोलिब्रेशन उभर के आया. उस समय के जितने भी किसान आंदोलन चल रहे थे जो कांग्रेस के आंदोलन से अलग थे, विरोध में थे, जेपी उनके साथ जुड़ रहे हैं. जेपी के ही कहने पर वामपंथी पार्टियां, समाजवाद, इनका एक गठबंधन भी बना, हालांकि बाद में टूट गया. 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसमें जबरदस्त रोल प्ले किया इन्होंने. उसके बाद से 1942 के बाद गांधी जी के टाइम पीरियड में इन्हें होम मिनिस्ट्री का भी पद मिला, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा दिया. कहा कि सरदार पटेल मेरे से सीनियर है. कोई पद इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया. यह एक समाज सेवी और राजनीतिक संत के रूप में बने रहे. अब जेपी के बारे में मैंने ये जितनी बातें बताई हैं ये भारत सरकार की जो किताब है जेपी, सुधांशु रंजन जी ने लिखा है, वहां से उठाया है. मेरी भूमिका इतनी ही है कि एक 5 मिनट के टॉपिक में मैंने आपको जेपी के ऊपर वो किताब पढ़ी, उसके पॉइंट्स निकाले, उसका कंटेंट तैयार किया, वो आपको उपलब्ध कराया और इसको 5 मिनट में हमने एक्सप्लेन किया. ठीक है. अब आते हैं जेपी की भूमिका 1947 के बाद क्या रही. अब जेपी 1947 के बाद किस रूप में उभर के आते हैं. तो नेहरू जी उनको मंत्रिमंडल में अपना मिनिस्टर बनाना चाहते थे, बट नेहरू जी के प्रस्ताव को जेपी ने स्वीकार नहीं किया. तो हमारे समाज में एक बड़ी विडंबना है या अच्छी बात है कि जो लोग जितना त्याग करते हैं उनको इज्जत उतनी मिलती है. जेपी को भी मिली. अब वहां पर वो सोशलिज्म को पॉपुलर बनाने की बात कर रहा है. जेपी को पहली सफलता मिली जब इस देश में नेहरू जी के ऊपर दबाव पड़ा और कहा कि आप पंचायतों के बारे में सोचिए. तो बलवंत राय मेहता कमेटी का निर्माण हुआ और पंचायती राज का जो एक त्रिस्तरीय ढांचा बना, जिसको हम बाद में आगे पढ़ेंगे, पॉल साइंस में भी पढ़ा जाता है, पॉलिटी में भी पढ़ा जाता है, ये जेपी के दबाव पर पड़ा. नॉर्थ ईस्ट में आज भी नागा आंदोलन चल रहा है, उस समय भी नागा आंदोलन चल रहा है. तो भारत सरकार और नागा आंदोलन के बीच में जेपी ही एकमात्र शख्सियत थे जिनके ऊपर विद्रोहियों ने भरोसा दिया और वो बातचीत करके मामले को सलटाने के लिए आगे आए. उस समय दक्षिण भारत में जबरदस्त आंदोलन चल रहा था हिंदी विरोध का. जेपी एकमात्र शख्सियत थे जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एक विश्वास पात्र
व्यक्ति के रूप में आए और इन्होंने बातचीत भी की। हालांकि उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला, लेकिन दक्षिण भारत के लोगों ने जयप्रकाश नारायण पर पूरा अपना एक तरह से समर्थन दिया और यहाँ भी उनका जुड़ाव देखने को मिलता है। जितने सारे डकैत थे, आपने सुना होगा मलखान सिंह, गब्बर सिंह, ये सिंह, वो सिंह, जोरावर सिंह, जेपी के कहने पर ही उन्होंने आत्मसमर्पण किया। 1978 तक लगभग जितने डकैत थे वो आत्मसमर्पण कर दिए, उनको जेलों भेजा गया और कुछ दिन बाद उनको रिहा भी किया गया। ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है जेपी का। उसी समय विनोबा भावे भूदान आंदोलन चला रहे थे। भूदान आंदोलन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें से अमीर लोग गरीब लोगों को या जो भी भूमि है ना, उनको जमीनें दान में देते थे। तो जेपी उसमें भी रूप में उभर आते हैं। जहां जहां कहीं भी बाढ़ और राहत आया उसमें जेपी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। और जो जेपी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उभर करके आता है वो आता है कि इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में जो भी डिक्टेटरशिप करके इमरजेंसी चली उसको उन्होंने प्रोटेक्ट किया, उसके विरुद्ध मूवमेंट किया और देश में डिक्टेटरशिप लागू होने से रोका। यही वही टाइम पीरियड था जब ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी, जब इराक में सद्दाम हुसैन, जब रसिया में तानाशाही, नेपाल में तानाशाही, म्यांमार में, फिर श्रीलंका में, फिर तिब्बत में, फिर कोरिया में, हर जगह डिक्टेटरशिप आ रही थी और डेमोक्रेसी फेलियर हो रहा था। तो भारत में इंदिरा गांधी, जेपी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो यही है कि इन्होंने डिक्टेटरशिप इंदिरा गांधी को रोका और इंदिरा गांधी टाइम पीरियड में जितने भी अत्याचार हुए वो दोबारा नहीं हुए। इंदिरा गांधी के पूरे मूवमेंट को रोका, विरोध किया, सारे विरोधी दलों को इकट्ठा किया और एक विकल्प खड़ा किया, जनता पार्टी। हालांकि जनता पार्टी फेल हो गया, बट फिर उसने इंदिरा गांधी को अगले 2 सालों बाद सुधरने के लिए विवश कर दिया। इंदिरा गांधी कई मायनों में भारत की सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं और भारत की सबसे ज़्यादा दाग लगी हुई भी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन कभी भी एक चीज़ होता है कि जो आदमी इंसान अपने गलतियों से सबक ले और सही रास्ते पर आए उसको हमेशा सही दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो इंदिरा गांधी 2 रूपों में है। अपने पहले पीरियड में वो एक डिक्टेटर दिखाई देती हैं, लेकिन दूसरे टाइम पीरियड में बहुत ही सुलझी हुई और दूरदृष्टि वाली एक प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई देती हैं। तो भारत की सबसे अच्छी और सबसे डिस्प्यूटेड पीएम इंदिरा गांधी ही हैं और उनको सही रास्ते पर लाने का श्रेय जेपी को है। तो ये जेपी के बारे में कई सारी बातें हैं और जो कंक्लूड करना है वो है कि राष्ट्र के एक सच्चे अभिभावक और राष्ट्र को जो एक तरह से बिखर रहा था उसको सही रास्ते पर लाया जाए। तो हमारी भूमिका क्या होगी? हमारी भूमिका होगी कि अपने 10 साल के इस एजुकेशनल या टीचिंग कैरियर में जो कुछ भी हमने आपको पढ़ा वो आपको टू द पॉइंट 5 से 10 मिनट में हम आपको समझाएं, जैसे मैंने ये टॉपिक पढ़ाया। क्या सही मैटर पढ़ना है ये आपको बताएं, उन टॉपिक में से क्या क्या पढ़ना है ये आपको बताएं। अब जैसे मैटर आपके सामने पड़ा है, हम टॉपिक लिख के दे देंगे कि भारत की राजनीति में जेपी का योगदान, और उसमें आपको 2 लाइन लिखना है। आप उस मैटर को पढ़ें और 2 लाइन लिखने का प्रयास करें। फिर आज़ादी के बाद जेपी की भूमिका, उसमें आप खुद पढ़ें और खुद पॉइंट्स को निकालें। और तीसरा, इंदिरा गांधी इमरजेंसी के विरुद्ध जेपी का आंदोलन। कहने का मतलब है कि अगर आप जेपी के बारे में पढ़ते हैं तो ये पॉइंट्स है जो आपके दिमाग में जानी चाहिए। तो सबसे पहले आप लेक्चर को सुने, उस पॉइंट्स को सुने, फिर टू द पॉइंट प्रिंटेड मैटर आपके हाथ में जाएगा। फिर प्रीवियस ईयर्स के पेपर को आप देखें कि मैंने कैसे डिस्कस किया है और आगे फ्यूचर में कैसे सवाल बन सकते हैं वो भी सारी चीज़ें मेंशन की है। तो मेंस के इस क्लास कार्यक्रम में पढ़ाने का पैटर्न कुछ ऐसे ही होगा। इस तरह अगले 3 महीनों तक हम वो हर छोटे और बड़े टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस करेंगे और एग्जाम के लिए कम से कम 15 से 20 जो टारगेटेड क्वेश्चन हैं उनको अलग से डिस्कस करने के अलावा जो कुछ भी उसका मैटर हो सकता है और जो कुछ भी उसकी संभावनाएं हो सकती हैं उनको भी इसमें शामिल करेंगे। तो ये है ऑब्जर्वर आईएएस के हिस्ट्री मेंस का एक पाठ्यक्रम। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर साइट से ले सकते हैं। थैंक यू।